अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि ये बेसिकली स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, ये कैसे ऑब्टेन होता है, हर चीज़ आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक डिस्चार्ज ट्यूब। मेरा पेन ही खराब हो गया। हम लोग लेंगे एक ट्यूब, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर हम लोग, हमारा काम किससे, हमारा काम है हाइड्रोजन गैस से। तो हम लोग इसमें हाइड्रोजन गैस भर देते हैं और इसको हम लोग एक हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जब इसमें से करंट फ्लो करेगा, जब करंट पास होगा तो हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे वो एक्साइट होंगे। अब कई बच्चों को एक्साइट का मतलब नहीं पता होता, तो आप कंसीडर करें ये दो शेल्स हैं, ये लोअर शेल है, ये हायर शेल है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में बैठा हुआ है, हमने इसमें करंट पास किया, हमने इसको एनर्जी दी है, हमने इसको हीट दी है, जिसकी वजह से इसमें एनर्जी आएगी और ये जंप करके सेकंड उसमें शेल में चला जाएगा। तो ये किस स्टेट में है? एक्साइटेड स्टेट में। तो हम कहते हैं एटम इज इन एन एक्साइटेड स्टेट। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन वापस डी एक्साइट होगा, यानी कि अपने सेकंड ऑर्बिट से वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। जो एनर्जी हमने इसको दी थी ऊपर जाने के लिए, तो वही वो नीचे आते वक्त उसको इमिट कर देगा, तो सर्टेन रेडिएशन इमिट होंगे, ठीक है। सेम केस हुआ इस हाइड्रोजन गैस के साथ, हमने इसको करंट दिया, इसके जो एटम्स थे वो एक्साइट हुए, तो जब वो वापस डी एक्साइट हुए तो उस स्टेट में सर्टेन रेडिएशन इमिट हुई, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको अपने पिछले टॉपिक में समझा चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ऑलराइट। वरना अगर आपको समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं। खैर, इस डिस्चार्ज ट्यूब में से हमारे पास रेडिएशन इमिट हुई। अब हमें देखना था कि क्या जो रेडिएशन इमिट हुई है उसमें कोई और रेडिएशन है, उसमें कोई स्मॉलर रेडिएशन है, या ये जो रेडिएशन इमिट हुई है ये क्या ये एक ही वेवलेंथ की है। तो इसलिए हमने इसके सामने एक प्रिज्म को रखा, ठीक है। हमने एक प्रिज्म रखा और इस प्रिज्म में इस रेडिएशन को फॉल किया। जब ये रेडिएशन इस प्रिज्म में से पास हुई, डिफ्रेक्शन हुई, तो हमारे पास 4 वेवलेंथ्स की लाइट इमिट हुई, ठीक है। कितने उसकी वेवलेंथ की 4 कलर्स की हमारे पास लाइट्स इमिट हुई, जिसकी अपनी अपनी वेवलेंथ थी, जिसकी डिस्टिंक्ट, जिसकी अलग, हर किसी की अपनी अपनी सेपरेट वेवलेंथ थी। तो एक हमारे पास लाइट इमिट हुई वो थी रेड, एक थी ब्लू, एक थी वॉयलेट और एक थी ब्लू ग्रीन, ठीक है। ये सब कुछ मैं यकीन माने मैं आपको अपने पिछले टॉपिक में समझा चुकी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दोबारा समझा रही हूँ, ठीक है। हमारे पास इतने वेवलेंथ्स की हमारे पास रेडिएशन इमिट हुई। अब हमारे पास इसकी वेरियस सीरीज बनी। अब आपको समझ नहीं आई होगी, तो बच्चों ये हमारे पास जो रेडिएशन इमिट हुई, जो लाइट्स इमिट हुई, ये वेरियस रीजन में फॉल करती हैं। कभी अल्ट्रावायलेट में, कभी विजिबल में। विजिबल वो रीजन होता है जिसमें वो दिखाई देती हैं, कभी इंफ्रारेड में। तो वेरियस उसमें रीजन में ये रेडिएशन क्या करती हैं, फॉल करती हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सीरीज का क्या ताल्लुक है। तो बच्चों जब ये वेरियस रीजन में फॉल करती है तो हमारे पास वेरियस सीरीज आती हैं। तो वो सीरीज कौन कौन सी हैं? एक है लाइमन, ठीक है, एक है बाल्मर। ये सब कुछ मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं समझा रही हूँ। एक है ब्रैकेट और एक है फंड सीरीज। इन तमाम सीरीज को मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। तो बच्चों मैंने ये पिछला लेक्चर बेसिकली मेरा ये वाला था। तो लाइमन सीरीज बेसिकली 1906 में डिस्कवर हुई थी, और इस सब को मैं आपको बिल्कुल एक इजी वे में समझाती हूँ कि आप कंसीडर करें ये आपके पास एक ऑर्बिट है, ठीक है। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, हम 5वां भी ले लेते हैं, चले। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो सपोज सेकंड ऑर्बिट में बैठा हुआ है। अगर वो जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो एक सर्टेन वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट होंगी, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हम इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। अब सपोज करें एक थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, वो भी जंप करके फर्स्ट में आया है। एक फोर्थ में बैठा हुआ है, वो भी जंप करके फर्स्ट में आया है। एक फिफ्थ में बैठा है, वो भी जंप करके फर्स्ट में आया है। तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट होगी इन सब की केस में। तो जो ये वाली वेवलेंथ रेडिएशन इमिट होगी उन्हें हम कहेंगे ये लाइमन सीरीज में लाई करती हैं। लाइमन सीरीज का ताल्लुक इस चीज से है कि वो किसी भी ऑर्बिट से जंप करके किस ऑर्बिट में आए, फर्स्ट ऑर्बिट में आए। मैं आपको एक और चीज भी समझा देती हूँ, ये अक्सर 90% बच्चों को नहीं आती है और इसी वजह से उनका कॉन्सेप्ट रह जाता है। ये हमारे पास एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये नीचे वाला शेल है, ये दूसरे वाला शेल है। जहां अब मेरी बात को गौर से सुने, जहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है उसे हम कहते हैं एन, और जहां पर जंप करता है उसे हम कहते हैं पी। अब समझ नहीं आई होगी। आप कंसीडर करें दूसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ये जंप करके आया है फर्स्ट शेल में, तो जहां से जंप किया है उस शेल को हम कहते हैं एन, और जहां पर जंप किया है उसे हम कहते हैं पी, ऑलराइट। ये बेसिकली एन और पी का कॉन्सेप्ट बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी आता है, तो आपने उधर भी कंफ्यूज नहीं होना। उधर ये नहीं कहेंगे कि एन की वैल्यू ये है, पी की वैल्यू ये है। आप लोगों को खुद ढूंढना पड़ता है कि एन की वैल्यू ये है, पी की वैल्यू ये है। तो ये बेसिकली आपको तब समझ में आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। खैर, तो बात आपने गौर से सुनी है कि ये बेसिकली आप लोग समझ चुके हैं, लेकिन सिर्फ मैं उन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ जिन्हें पहले भी समझ में नहीं आई थी, ठीक है। आप इसको आगे भी कर सकते हो। अच्छा,
लाइमन के केस में हमेशा जो पी की वैल्यू होगी वो बराबर होगी 1 के। अब क्या मतलब, मैंने पहले कहा किसी भी ऑर्बिट से जंप करके वो किस में आए, फर्स्ट में आएगा, तो सर्टेन वेवलेंथ की रेडिएशंस इमिट होंगी और ये लाया करती हैं एक किस रीजन में, किस सीरीज में, लाइमन सीरीज में। ये मैं आपको इस तरह समझा देती हूँ। अगर आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। ये एक न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। बेसिकली होता तो ऐसे ही है ना। ये समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए उसको लाइंस की फॉर्म में लिखा था। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, हम बात करते हैं लाइमन सीरीज की। ये सेकंड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ये जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आया, तो सर्टेन वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट हुई है, तो ये भी हमारे पास क्या आई, लाइमन सीरीज में, क्योंकि किस ऑर्बिट में आया, फर्स्ट ऑर्बिट में आया। ठीक है, इसी को हमने लाइन वाइज समझा दिया था। अच्छा अब देखें, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, आगे जिस तरह आप देख लें ये एन की वैल्यू है सारी। एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ बैठा हुआ है सेकंड ऑर्बिट में, वो जंप करके आया किधर, फर्स्ट ऑर्बिट में आया, तो उसे हम कहेंगे लाइमन सीरीज। सेकंड से जंप करके आया है फर्स्ट में, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स्थ में, चाहे इन्फिनिटी से जंप करके आया वो फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उसे हम कहते हैं लाइमन सीरीज। वो उसकी जो रेडिएशन इमिट होंगी वो किस सीरीज में लाई करेंगी, वो होंगी लाइमन सीरीज में, उसकी रेडिएशन लाई करेंगे। अब हमारे पास सेकंड आता है बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज के केस में जो पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू यानी जिस ऑर्बिट में, जिस शेल में वो इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा उसे हम कहेंगे पी। तो पी की वैल्यू बाल्मर के केस में 2 होनी चाहिए। अगर मैं ना भी कुछ बोलूं, आप सिंपल इसी फिगर को देख लें तो फिर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और बच्चों आप एक चीज ध्यान में रखो कि अमूमन बच्चे इस फिगर को ड्रॉ नहीं करते हैं। यकीन मानो दिखने में बहुत मुश्किल है लेकिन बनाने में बहुत ज्यादा ईजी है। लाइमन सीरीज बाल्मर ये पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं सारा नहीं बता रही हूँ। पास्कल के केस में पी की वैल्यू 3 होनी चाहिए, यानी वो जिस ऑर्बिट से भी जंप करके 3 में ये चीज मैटर करती है। ब्रैकेट के केस में एन की पी की वैल्यू 4, फंड के केस में पी की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो ये चीजें हमारे पास थी सीरीज की। ठीक है, अब हमारा आगे दिल करे कि भाई लाइमन से, अब ये सपोज मैंने आपको मिसाल दी लाइमन की, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो सर्टेन वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट हुई। अब हमारा दिल करे कि भाई हम इस जो वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट हुई है, सर्टेन वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट हुई है, हम उसकी वेवलेंथ ढूंढें कि भाई आखिर इसकी वेवलेंथ क्या है। तो भाई हमारे पास फॉर्मूला है जिसके जरिए हम लोग इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू RH 1/T² नेगेटिव 1/n²। ठीक है, अब बच्चों का क्वेश्चन आता है कि भाई ये RH क्या है। तो बेसिकली ये रेडबर्ग्स कांस्टेंट है, पहले बता चुकी हूँ। रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर। इस RH की वैल्यू ये है, ये रेडबर्ग्स कांस्टेंट है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अमूमन इस RH यानी कि इस रेडबर्ग्स कांस्टेंट की हमारे पास वो डायमेंशन पूछ लेते हैं MCQ में, जिसका यूनिट क्या है, पर मीटर, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, L-1। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, पहले बता चुकी हूँ लेकिन फिर दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास आ गया था वेवलेंथ का फॉर्मूला। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि वाकई में इस तरह का कोई फॉर्मूला है पड़ा। तो अब आपको मैं एक छोटा सा और कंसेप्ट दे दूं कि हमारे पास एक ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, सॉरी ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है। इसको हम कह लेते हैं N, इसको हम कह लेते हैं P। जहां से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया उसे हम कहते हैं N, और जहां पर जंप किया उसे हम कहते हैं P। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन की N में जो एनर्जी होगी उसे हम कहते हैं En, और जो उस इलेक्ट्रॉन की P शेल में एनर्जी होगी उसे हम कहते हैं EP। ठीक है, तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, एक NEN और एक हमारे पास आ गई EP। ठीक है, अब मैं आपको, ये तो आप लोगों को भी एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हमारे पास एक शेल है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, हमने इसकी एनर्जी सपोज करें 2 थी। ठीक है ना, ये EP की वैल्यू 2 थी। ठीक है, हमने इसे बहुत ज्यादा एनर्जी दी, सपोज हमने 4 अमाउंट की एनर्जी है, ठीक है, इतनी हमने इसको एनर्जी दिया है, इसके अंदर ज्यादा एनर्जी आई तो इसने क्या किया, जंप किया, तो जंप करके ये आया N शेल में, तो इधर इसकी एनर्जी क्या हुई, आप लोगों को सिंपल सी बात है पता है, इसकी एनर्जी 6 हुई। ठीक है, अब सपोज करें हमने इसको डी एक्साइट करवाना है, वापस नीचे लाना है, तो ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ छोड़ के, कुछ ना कुछ रिलीज करके नीचे आएगा, तो ये यहाँ से सर्टेन वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करेगा जिसकी भी एक सर्टेन एनर्जी होगी। ये फोटोन इमिट करेगा और फोटोन की एनर्जी होती है। तो सवाल पैदा होता है कि कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, ऑब्वियसली ये 4 एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि EP की वैल्यू, EN की वैल्यू थी 6, EP की वैल्यू है 2, हमने इसको 4 दी थी, तो वही 4 रिलीज करके वो क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात थी। तो इस केस में हमारे पास E वो एनर्जी जिसने रिलीज किया, इट इज इक्वल टू EN नेगेटिव EP। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बच्चों। हमने कौन सा फॉर्मूला निकाला था, E इज इक्वल टू EN नेगेटिव EP। ठीक है, अब हमारे दिल में भी सवाल आ रहा है कि हम EN की वैल्यू भी निकालें, EP की वैल्यू भी निकालें। मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, ज्यादा लंबी हो गई है, क्योंकि मैंने पिछली बातों को भी समझाया सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। हालांकि मैं पिछला तमाम बता चुकी हूँ आप लोगों को, आपने वो नोट्स देखे होंगे, मैं समझा चुकी हूँ पहले। ठीक है, अब हमने निकाले EN की वैल्यू और EP की वैल्यू। पहले हम लोग निकाल लेते हैं EN की वैल्यू। अब EN की वैल्यू क्या होगी, EN इज इक्वल टू नेगेटिव E0/n²। अब बच्चों के जहन में क्वेश्चन आता है कि भाई E0 क्या है। बच्चों E0 में पहले क्वांटाइज्ड एनर्जी के टॉपिक में समझा चुकी हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में होगा तो उसकी वैल्यू, उसकी एनर्जी क्या होगी,
उसकी एनर्जी मैंने आपको बताई थी 1.36 सॉरी 13.6 मैंने आपको बताई थी। अगर सेकंड में होगा तो कुछ सर्टन, थर्ड में होगा तो कुछ और एन क्या होता है कि वो किस ऑर्बिट में है से जंप करता है, किस ऑर्बिट में वो प्रेजेंट है। एन की वैल्यू 1 सॉरी एन की वैल्यू 2 3 4 5 6 है, इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब हम आते हैं ईपी की वैल्यू पे। ईपी की वैल्यू क्या है? ये ईपी क्या है? बेसिकली एक पी शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब पी शेल कौन सा था? जिसमें उस इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, ऑलराइट। ईपी में क्या है? नेगेटिव ई नॉट ओवर पी का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई? ईपी की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इनकी वैल्यू, दोनों की वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं। नेगेटिव ई नॉट ओवर एन स्क्वायर, नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव ई नॉट ओवर पी का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इट इज इक्वल टू नेगेटिव ई नॉट ओवर एन स्क्वायर, नेगेटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया ई नॉट ओवर पी स्क्वायर। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे प्लस है, तो हम आप लोगों की ईज के लिए कोई इशू नहीं है, लिख सकते हैं ई नॉट ओवर पी स्क्वायर नेगेटिव ई नॉट ओवर एन स्क्वायर। हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, ई था यहाँ पे। ई की वैल्यू किसके बराबर होती है? मैंने आपको पहले बताया कि ई क्या है? वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा। बता देती हूँ फिर से। ये दूसरा शेल है, ये पहला शेल है। इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा था, इसकी एनर्जी 6 है मिसाल के तौर पे। इसकी एनर्जी यहाँ पे 2 थी, हमने इसको 4 अमाउंट ऑफ एनर्जी 4 अमाउंट ऑफ एनर्जी दी थी, तो इसने जंप करके यहाँ पे आया था। अब जब ये वापस आएगा तो वही एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और फोटोन की स्पेसिफिक एनर्जी होती है। यही एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है, और एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एच एफ इज इक्वल टू ई नॉट ओवर पी स्क्वायर नेगेटिव ई नॉट ओवर एन स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एच एफ की वैल्यू के लिहाज से फ्रीक्वेंसी आपको पता होगा, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं एच सी ओवर लेमडा, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग एफ इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा ई नॉट ओवर पी स्क्वायर नेगेटिव ई नॉट ओवर एन स्क्वायर। कोई इशू की बात नहीं है, आप अपनी हैंडराइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं सॉरी एच सी ओवर लेमडा, जो हम ई नॉट को कॉमन ले लेते हैं, ई नॉट इंटू 1 ओवर पी स्क्वायर नेगेटिव 1 ओवर एन स्क्वायर लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे, एच सी को नीचे ले जाएंगे, 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू ई नॉट ओवर एच सी इंटू 1 ओवर पी स्क्वायर नेगेटिव 1 ओवर एन स्क्वायर, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि हम लोग ई नॉट ओवर एच सी की वैल्यू को किसी के बराबर लेंगे। किसके बराबर लेंगे? ये बहुत दफा शॉर्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के उसमें बोर्ड के पेपर देंगे, बट ई ओवर एच सी इज इक्वल टू आर एच। आपने इसको प्रूफ करना है, तो आप इसको प्रूफ भी करते होते हैं बच्चे। तो बेसिकली आर एच क्या था? रेड बॉक्स कांस्टेंट था। मैंने वही बताया था पहले, मैं अपने लेक्चर में समझा चुकी हूँ। इन तमाम की लाइमन सीरीज, बालमर, पास्टन, हर ब्रैकेट, हर फंड, हर किसी के लिए हम लोग वेवलेंथ फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और ये तो वही फॉर्मूला आ गया, हमने तो प्रूफ कर लिया। अगर हम लोग इसकी जगह आर एच की वैल्यू लिखेंगे तो 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू आर एच 1 ओवर पी स्क्वायर नेगेटिव 1 ओवर एन स्क्वायर। अगर लाइमन होगा तो लास्ट यहाँ पे 1 आएगा, अगर बालमन होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और एन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, यानी कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके उस ऑर्बिट में, उस शेल में, पर्टिकुलर शेल में आ सकता है। तो जनाब अगली हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग ये बात करेंगे कि हमारे पास ये वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया है, हम लोग किसी भी सीरीज की वेवलेंथ इजीली ढूंढ सकते हैं बच्चों। अब सपोज करें हमारे पास उन्होंने कहा कि आप लोग लाइमन की ढूंढो, तो लाइमन के केस में क्या था, किसी भी, काफी सारे ऑर्बिट्स हैं, किसी भी शेल से, ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके आए फर्स्ट में, और फर्स्ट जिसमें जंप करते हैं उसे हम कहते हैं पी। तो लाजमी तौर पर पी की वैल्यू 1 हो, तो हम लोग पुट करके लिख लेते हैं 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 रेज पावर 7 इज इसकी वैल्यू आ गई ओवर 1 ओवर 1 स्क्वायर नेगेटिव 1 ओवर एन स्क्वायर। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी वो यहाँ से भी जंप कर सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो अगर जब हम इन तमाम वैल्यूज को पुट काउंट करेंगे, हम लोग इसको पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस स्पेसिफिक सीरीज की वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी। और मजीद बच्चों, मैंने अपने पिछले लेक्चर में इन तमाम की मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ के बारे में भी समझाया हुआ था, तो आप लोग जाके उसको भी समझ सकते हो। बालमर के केस में लैम्डा मिनिमम की वैल्यू क्या होती है, और यकीन मानो आप लोगों का मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, और जितनी भी वीडियोस आएंगी उन तमाम में भी मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी इंशाल्लाह। और मेरे चैनल पे ना सिर्फ फिजिक्स की बल्कि बायो, इंग्लिश, उर्दू और भी ज़्यादा बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड होती हैं इन तमाम सब्जेक्ट्स की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।